गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वी दरिपास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। पिछले कई वीडियो में हम लोग लगातार विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके पहले वीडियो में भी हम लोगों ने कोशिकांग के बारे में पढ़ा था जिसे गोल्गी एपैरेटस कहा जाता है। आज का ये वीडियो भी एक ऐसे कोशिकांग को समर्पित है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, मतलब दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कोशिका संरचना है या कोशिका अंगक है, जिसे हम बड़े शान से कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करती है। कोशिका इसी ऊर्जा को खर्च करके अपने विभिन्न कार्यों का संपादन करती है। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने खोजा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में खोज निकाला। रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया, जबकि कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहकर बुलाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? वो था कार्ल बेंडा। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लगभग पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। लेकिन क्या सभी कोशिका? नहीं, सभी कोशिका नहीं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। हाँ, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में अवश्य पाया जाता है, पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और वो कौन सी कोशिका है? वो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसी कोशिका में कितनी हो सकती है, ये निर्भर करता है कि वो कोशिका क्या कार्य करती है। एक कोशिका को जितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उसके पास उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों? क्योंकि एक कोशिका जितना कार्य करती है उसे उतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जैसे हमारे शरीर में जो पेशी कोशिकाएं हैं, विशेष करके जो हृदय पेशी होता है, जिसे हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, उसकी कोशिका में अधिक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन पेशी कोशिकाओं को लगातार कार्य करते रहना पड़ता है, क्योंकि हृदय की धड़कन तो लगातार चलते रहता है। इस वजह से इन कोशिकाओं को अधिक कार्य करना पड़ता है। अधिक कार्य यानी कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। इसी वजह से इन कोशिकाओं में अधिक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जबकि वही तंत्रिका कोशिका में क्या है, उसे कम काम करना पड़ता है पेशी कोशिका की तुलना में, तो उसके पास उसके तुलना में कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो किसी कोशिका में कितना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का कार्य करता है, उसे कितना परिश्रम करना होता है, उसे कितना ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिका संरचना है, कोशिका अंगक है या सेल ऑर्गेनल है, जिसे कोशिका का पावर हाउस हम लोग कहते हैं। यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम इसकी संरचना को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना है। इसमें एक बाहर की झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। बाहर की झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, यानी कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं बाहरी कोष्ठक या आउटर चेम्बर। और आंतरिक झिल्ली जो कि काफी फोल्डेड होता है, ये जिस क्षेत्र को बंद करके रखा है उसे हम लोग कहते हैं इनर चेंबर या आंतरिक कोष्ठक। इनर चेंबर एक तरल पदार्थ से भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ढेर सारा राइबोसोम्स नजर आ रहा है और एक सर्कुलर डीएनए नजर आ रहा है। राइबोसोम्स एंड डीएनए दोनों मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये कुछ खास बात को दर्शा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन्स का निर्माण स्वयं कर लेती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद है, और वो है ये डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये दोनों के मौजूद रहने से माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए आवश्यक प्रोटीन्स बना सकती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है उसमें से कुछ का निर्माण वो स्वयं कर लेती है, यानी कि वो आत्मनिर्भर है, आधा आत्मनिर्भर है। और बाकी के लिए वो किस पर निर्भर है? बाकी के लिए वो कोशिका के केंद्रक पर निर्भर है। ठीक है,
हम लोग देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो काफ़ी फोल्डेड है, बहुत सारी उंगली नुमा संरचना वो बना के रखा है, जिसे हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? आंतरिक झिल्ली में फोल्ड्स होने का एकमात्र कारण है कि सतही क्षेत्रफल को विस्तारित करना या बड़ा करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आंतरिक झिल्ली में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके मदद से कोशिकीय श्वसन यहाँ संपन्न होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य संपादित करने के लिए सतही क्षेत्रफल को बड़ा बनाना आवश्यक होता है। जितना ज़्यादा सतही क्षेत्रफल होगा उतना अधिक ऊर्जा उत्पादन का कार्य इसके अंदर हो सकता है। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एफिशिएंट तब हो सकता है, उसमें इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा अगर फोल्डिंग्स होगा तो उसकी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता उसका बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली जो है काफ़ी फोल्डेड होता है। तो हम लोगों ने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। इसमें एक बाहरी झिल्ली होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें एक आंतरिक झिल्ली है जिसमें काफ़ी सारा फोल्डिंग्स होता है, और क्यों होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अंदर का जो चेंबर है जिसमें एक तरल भरा है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हमें राइबोसोम्स मिला, जिसमें सर्कुलर डीएनए मिला, और इसका कारण क्या है, वजह क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा। यहाँ आंतरिक मेम्ब्रेन में आप बहुत सारे छोटे छोटे डॉट जैसे संरचनाओं को देख रहे हैं जिसे हम लोग F1 कण या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसका क्या कार्य है? तो इसी पार्टिकल्स, ये इन कणों के आधार पर ही वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या श्वसनकारी एंजाइम्स पाया जाता है जिसके मदद से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है। अब हम लोग आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन करती है, जिसके वजह से इसे पावर हाउस कहा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये सेल का एक जनरेटर की तरह है। ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये कैसे संपन्न हो पाता है? एक कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या करती है? वो ग्लूकोज के अणुओं को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ती है और ऊर्जा मुक्त करती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज के अणु टूटकर पायरुविक एसिड बनता है, और इस प्रक्रिया में ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है, और ये पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा चरण है जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, यानी कि पायरुविक एसिड बनने के बाद की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रेब्स साइकिल में कई सारे चरण हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, और इसी दौरान पायरुविक एसिड जो है पहले एसिटाइल कोएंजाइम, फिर अंततः कई उपोत्पादों में टूटकर अंततः कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करती है। और ये जो ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होता है वो रासायनिक अणुओं के रूप में होता है, जिसे हम लोग ATP कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ATP। ATP क्या होता है? इसे हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा उत्पादन करती है वो ATP के रूप में होता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में। ये एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा है। कोशिका इन्हीं रासायनिक अणुओं को खर्च करके अपना कार्य संपादित करती है। एक कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कोशिका कहाँ से करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ATP के मदद से करता है, यानी कि ATP को खर्च करके कार्य संपादित करता है। यही वजह है कि ATP को कोशिका का ऊर्जा रुपया या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग पैसे खर्च करके काम करते हैं, उसी प्रकार कोशिका ATP खर्च करके काम करती है, इसीलिए उसे एनर्जी करेंसी कहा गया है। ATP अणुओं में फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फॉस्फेट बंधन, जिसके टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी मुक्त ऊर्जा का उपयोग कोशिका विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को करने के लिए करती है, जिसे हम लोग उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, किन कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है,
और हम लोगों ने ये भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करती है जिसकी वजह से इसे पावर हाउस या कोशिका का जनरेटर कहा जाता है। तो कारण यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन यही होता है और स्टोर भी होता है। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि 9 क्लास के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। यदि इससे अधिक कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, किसी प्रकार का कोई समस्या आपको हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।